अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। जेलों के अंदर अलार्म जो है पाकिस्तान की या पंजाब या लाहौर शहर की जेलों में अलार्म किस तरह से होता है। हिंदुस्तान से जो है ना एक बड़ी मशहूर शख्सियत है, उन्होंने मुझे मैसेंजर पे एक मैसेज किया हुआ है। मैं उनको जो है अगर वो ख़ुद ये प्रोग्राम उनको पसंद आए तो वो मुझे वीडियो पैगाम बना के भेज सकते हैं ताकि लोगों को ये पता लगे किस हद तक मुझे देखा जाता है और मेरे प्रोग्राम को कितनी तवज्जो के साथ कौन से लोग हैं जो देखते हैं। तो ज़ाहिर है मेरे लिए बड़ी एजाज़ी बात है, नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता। ये महसूस यूँ होता है कि मैं जैसे कोई शोबदाबाजी का बाज़ार कर रहा हूँ। ऐसे ज़ाहिर है कि अच्छी चीज़ होगी तो दुनिया देखेगी। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अलार्म जो है ना कोट लखपत जेल के अंदर एक हुआ था, वो मेरी मौजूदगी में हुआ है। मैं उस वक्त मौजूद था, जेल के अंदर प्रेजेंट था। और एक दफ़ा कैंप जेल के अंदर हुआ है। ये दो अलार्म मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। इनका अहवाल जो है वो मैं आपको प्रोग्राम से बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं ओवरहाल जो दो मैंने सुने हुए हैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ। वाक़या कुछ इस तरह से है कि अब्दुल सत्तार आजज़ साहब, जिनको जेलों की तारीख़ के अंदर डेड ऑनेस्ट ऑफिसर के नाम से मैं लिखता हूँ, कोई कमेंट बॉक्स में आगे बताए वो मेरी राय से क्यों इत्तफाक नहीं करता। जो शख्स अब्दुल सत्तार आजज़ साहब को जानता है ना, वो इस बात को भी जानता होगा कि बाबा आजज़ जो थे ना, ये इंतहाई आजज़ आदमी थे। इनकी ये हालत थी कि इनकी जूती जो थी ना, वो शावरी जूती जो होती थी ना इस तरह की, वो अक्सर दौरे पर उन्होंने पहनी होती, सिविल कपड़ों में भी होते थे। और वो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। इनको मैंने जो है कोट लखपत जेल के अंदर मैंने कुछ देर के लिए इनकी तैनाती थी तो मैंने इनको देखा था। तो ये इनका ना पैबंद लगे होते थे। उसके बाद लोगों ने इनकी इस तरह की बातें सुनाई हैं कि वो बड़ी अजीबोगरीब हैं। यानी उन तमाम बातों से ये साबित होता है कि वो वाकई डेड ऑनेस्ट आदमी थे। गुजरांवाला जेल में इनको लगाया जाता है। गुजरांवाला जेल जो थी ना, वो उस वक्त पंजाब की बिगड़ी तिगड़ी जेल थी नाज़रीन। वहाँ पर शहबाज पिपली गिराएवाला और एक अच्छू बगियाड़ था, उसका उर्फ जो था मारूफ जो था वो बगियाड़ के नाम से था। वो जेल के अंदर हेरोइन फरोशी, और ये शहबाज पिपली गिराएवाला, सुनने में यह है, ज़राए ने ये बात कंफर्म भी की है जो लोग उस वक्त अंदर प्रेजेंट थे, उन्होंने मुझे बताया कि जेल के अंदर शहबाज के नाम पर जो है ना हेरोइन का कारोबार किया जाता था। इन दोनों के अंदर इख्तलाफ था। अब्दुल सत्तार आजज़ साहब चार्ज ले लेते हैं और इन्होंने, लोग बताते हैं कि इन्होंने अपना किबला दुरुस्त करना शुरू कर दिया था क्योंकि बाबा आजज़ के कागज़ों में ये माफ़ी नहीं थी, वो ऐसे बंदों को नहीं छोड़ते थे। इन्होंने अपने को ख़ास लोग जो बहादुर थे, जो मुलाज़े के ऊपर खड़े होकर किसी का नाम नहीं लेते थे, उन लोगों के साथ डील रखनी या उनके साथ लेन देन करना। सुबह गिनती के टाइम सब अच्छा से पहले 2 घंटी होती हैं, उन घंटियों से पहले जो है ना कोई बंदा भी अपनी बैरक से निकल कर दूसरी बारक में नहीं जा सकता। असूली तौर पर जेलों में जो बारक बंदी होती है पैसे ही अंदर लेते हैं। लाहौर की जेलों में तो इसी तरह होता था, पैसे लोग देते हैं तो वो एक बैरक से दूसरी बैरक में जा सकते थे। जिस वक्त की मैं बात सुना रहा हूँ उस वक्त एक आम आदमी के लिए भी किसी भी बैरक में जाना, इवन कि नई जेल में जाना भी कोई इतनी अहमियत का हामिल नहीं होता था। करप्ट सुपरिटेंडेंट थे और बड़े ज़ोरों के लोग, ताकतवर शख्सियात कि ऐसे लोग, ऐसे अफराद, वो आखिरी यानी बॉल के टॉप पे जाने का वो आखिरी दौर था, जिसकी बात मैं आपको सुना रहा हूँ, जो अलार्म मैंने देखा हुआ है। अब उसमें प्रोग्राम आपको मैं मुख्तसर कर गया था, आज आपको डिटेल से बताऊँगा ताकि लोग इबरत हासिल कर जाएँ कि इस तरह किसी वक्त भी हो सकता है। हमें तो नहीं पता था कि जेल के अंदर ये हो जाएगा। तो उसमें ये होता है कि अगर कोई भी नक्शे अमन की सबब कोई ऐसी बात जो अमला जो अंदर मौजूद होता है, वर्दियों में होते हैं, इनके पास छड़ियाँ होती हैं, इसके अलावा कोई वेपन इनके पास नहीं होता पूरी जेल के अंदर। इन्होंने डंडों और कोई अपनी स्टिक्स होती हैं, इनके साथ पूरी जेल को कंट्रोल करना होता है, बंद करना होता है, सबका राशन पानी कंप्लीट करना होता है और हॉस्पिटैलिटी इनको देनी होती है। 3 चीज़ें जब कंप्लीट हो जाए तो जेल का सब अच्छा होता है। और ये थ्रू आउट जो है ना सुपरिटेंडेंट से लेके आईजी तक जाता है और आईजी से लेके गवर्नर पंजाब, क्योंकि जेलें जो है ना जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनका सब अच्छा जो है ना वफाक के अंडर आता है और गवर्नर जो है वफाक का नुमाइंदा होता है। इसका मतलब कैदियों ने खाना ले लिया है, कैदी असीरान जो हैं ये बड़े महफूज बंद हैं और हॉस्पिटैलिटी की इनको सब फैसिलिटी दे दी है। इसके बाद जेल का सब अच्छा होगा। जो ये लफ्ज़ पंजाब की जेलों में तो इसी तरह चलता है, अब हिंदुस्तान में या कहीं भी मुझे नहीं पता उस लफ्ज़ को क्या कहते हैं। अब वो सब अच्छा से पहले जो था ना अच्छू बगियाड़ गुजरांवाला जेल के अंदर जो वाक़या आपको सुनाने लगो, वो उससे बंदा कोई हीरोइन लेने जाता है और वो जेल का अमला उसको रोकता है क्योंकि बाबा आजज़ साहब का उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया हुआ था जेल के। वो
ऐसे होते हुए फायज थे, सबको ही पता था कि बाबा जी क्या करेंगे। वो बड़े ईमानदार आदमी थे, सख्त भी बड़े थे। तो नादरीन लोग ये बताते हैं कि वो चक्कर में लड़ाई हो जाती है कि भाई तुम सुबह सुबह क्यों निकले हो घंटियों से पहले, सब बच्चा से पहले। और सुबह भी इसी तरह होता है, 2 घंटियाँ होती हैं, इसके बाद आप बैरकों से निकल सकते हो। इन्होंने सारी गिनती गिननी होती है, कोई बंदा मर तो नहीं गया रात को, कई अलग अलग एक एक बंदा भी बंद होता है सेलों में। जब वो सब महफूज खुल जाएँ या वो जिंदे पाए जाएँ, नाश्ता वगैरह ले लें, उसके बाद 2 घंटियाँ होती हैं, इसका मतलब होता है सब अच्छा हो गया। तो सब अच्छा से पहले झगड़ा शुरू हो जाता है। वो लड़ाई चूँकि कोर्ट्स जाती हैं, सुबह लोगों ने अदालतों में पेश होना होता है, तो वो लोग जो है ना सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। वही टाइम था, तारीखें जाने का टाइम था। और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे इस अलार्म के टाइम, उन्होंने मुझे जो बात बताई वही आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ। लोग बताते हैं कि अमले ने उस बंदे को मारा, उस बंदे के कहने पर जो है वो अच्छू बगियाड़ के जो दोस्त से चाहने वाले थे, जो ताल्लुक वास्ते वाले थे, वो बैरकों से निकल कर चक्कर में आ जाते हैं। वहाँ पर आकर जो झगड़ा शुरू हो जाता है, अमला इनको मारता है, वो अमले के साथ लड़ते हैं। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अंदर से लोग ये बताते हैं वहाँ पर जो ड्यूटी पे जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उस वो डिप्टी की सीट पे बैठे हुए थे, डिप्टी साहब तो लेट थे या सुपरिटेंडेंट तो मौजूद ही नहीं थे। वो बताता है कि उस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की नेग्लिजेंसी है, हालात कुछ इस तरह के नहीं थे कि वहाँ पर अलार्म कराया जाता। अब वहाँ पे इनका तरीकाकार ये होता है कि वो जो डे या नाइट अफसर होगा ना, नाइट को तो गिनतियाँ बंद होती हैं, लेकिन डे के टाइम अगर कोई ऐसी संगीन सूरत हाल या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में खलल पड़ने लगता है, तो वहाँ पर वो जो ड्यूटी अफसर है ना, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सायरन बजाता है या नहीं बजाता। तो आप यकीन करेंगे, लोग बताते हैं कि उसकी जो नेग्लिजेंसी थी ना, उस बंदे ने चक्कर में जाकर ये देखा है कि हालात बेकाबू हो चुके हैं। वो जो लोग थे वो अमले को मार रहे हैं, अमला लोगों को मार रहे हैं, लोग छतों पे चढ़ना शुरू हो गए। और जब वो लोग छतों पे चढ़ जाए, ये आखिरी स्टेज होती है। लोग फिर वहाँ से ईंटें उठा के, वो ऊपर से जो कच्ची ईंटें लगी होती हैं, वो लोगों ने उठा उठा के नीचे मारनी शुरू कर दी अमले को। अमला जख्मी होना शुरू हो गया। उस असिस्टेंट ने वहाँ पर जो है ना तालियाँ बजाई, सीटियाँ मारी हाथों के साथ ना, और वो दूर से लोग बताते हैं कि वो शोर मचाता हुआ जा रहा है कि अलार्म करा दो, कुग्गू खींच दो, सायरन बजा दो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उस दरबान ने जो जेल के अंदर जिसके हाथ में चाबियाँ थी, उस बंदे ने अंदर से वो सायरन बजाया। उसके बाद क्या होता है नाज़रीन, ये सायरन बजाने का जो मकसद होता है ना, ये जेल की जो हदूद है ना, इसके अंदर हर चीज़ को, परिंदों तक को अलर्ट करने को अलार्म कहते हैं। बाहर जो मुलाजिम बैठे हुए हैं, बर वक्त उनको कैसे बुलाया जाए? अब बैरकों में मुलाजिम खड़े हैं, डिप्टी अपने घर पे है, सुपरिटेंडेंट अपने घर में, लेकिन वो जगह सारी जेल की हदूद गिनी जाती है जिसके अंदर इनके क्वार्टर्स होते हैं। अलार्म इतना शदीद होता है कि यकीन करें, माएँ अपने बच्चे नहीं संभालती। ये रमज़ान के अंदर जो आप कुग्गू सुनते हैं ना, इससे 10 गुना ज़्यादा इसकी आवाज़ को बढ़ा लें, वो आपके कानों के पर्दे फाड़ती है। और बंदे को लगता है कि ये शायद क़यामत के पहले जो आवाज़ मैंने सुननी है ना, ये शायद वो आवाज़ है, क़यामत आ गई है। बंदा वैसे ही हवास बाख्ता हो जाता है। अब इसके साथ क्या होता है, ये अलार्म की आवाज़ सुनने के बाद सुपरिटेंडेंट भी उठ जाता है, डिप्टी असिस्टेंट, भाई जितने भी कांस्टेबल हैं जेल की हदूद के अंदर, उन्होंने जूता पहना है या नहीं पहना, वो वर्दी में है या सिविल कपड़ों में है, उन्होंने फौरी तौर पे जेल के गोदाम की तरफ भागना है, जहाँ पे डंडे, वो टिंडे स्टील के ऊपर लगे होते हैं, नीचे डंडे होते हैं, ये वो पकड़ते हैं, गोदाम खुल जाता है। वो अलार्म से वो हर बंदे ने अलर्ट हो जाना है। इस चीज़ की इनको बाकायदा तौर पर रिहर्सल करवाई जाती है। जेल के मुलाजमीन को दुराने, इनको जब इनका एक जो सेंटर है जहाँ पे भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, सबसे पहले इनको हाथ से सीटी बजाना सिखाया जाता है कि इनको कल हंगामी सूरत हाल में इनके पास विसल ना होती, हाथ से रेड अलर्ट कर सकें सबको। तो इस तरह से असम्बली इनको कोई बम्बों के नीचे से उन्होंने निकालना होता, कोई ठंडे पानी में नहीं फेंकना होता। इनसे कौन सा सोमनाथ का मंदिर, टेक्निकली इनको जो टैक्टिस जो है ना हमले को सिखाई जाती हैं। ये लोगों ने खुद ही मुझे बातें बताई हैं। अच्छा नाज़रीन, वो अमला सारा अंदर आ गया। अमले ने आकर जब देखा है कि हालात इतने बिगड़ चुके हुए हैं कि लोग आपे से बाहर हैं, फौरी तौर पे सुपरिटेंडेंट अंदर आ गए। और अब्दुल सत्तार आजज साहब जो थे ना, इनके पास गुजरांवाला जेल का चार्ज था। इन्होंने आते ही जो है ना इनको कह दिया कि अब अलार्म हो गया हुआ है। गार्ड बाइट से वो लोग फौरी तौर पर जितनी भी मुतलका पुलिस थी, वायरलेस से चलाकर जो है ना पूरे ज़िले की पुलिस गुजरांवाला जेल के अंदर एंटर हो जाती है। अब उस अलार्म के अंदर जो है ना, अगर वो अलार्म रपट लिखे बगैर रोज़नामचे में, उस दिन का जेल का जो रोज़नामचा चल रहा है ना, जहाँ पे मुलाजमों की आमद और उनकी खारिज लिखी जा रही है, उसी रोज़नामचे में पहले ये अंदराज करना पड़ता है कि जेल के हालात जो है ना बेकाबू हो चुके हैं, अमला जो है ना इसको वो उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं या इनको यरगमाल बना लिया है, और हमें जो है ना पूरी गिनती लॉकअप करने के लिए संगीन सूरत हाल का जो है ना सामना करना पड़ रहा है।
तो मैं हालात को देखते हुए अलार्म करवाने लगा हूँ, उसके बाद अलार्म होगा। खैर इन्होंने अलार्म पहले करवाया और रपट इन्होंने बाद में वो डेट रोजनामचा रोक के कर ली सारी। सुपरिटेंडेंट जो थे ना, इन्होंने बाइट से गार्ड मंगवाई और उस गार्ड ने नादरीन क्या किया है, आप यकीन करें, मेरी इस बात पे आपने यकीन करना है कि उस गार्ड ने आते ही गिनती के सिर्फ 10 मिनट लिए हैं और वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बड़े जो स्पीकर थे इनके पास थे, लाइन से भी जाहिर है कुर्बान लाइन या जो भी गुजरांवाला में लाइन होगी वहाँ से भी पुलिस आ चुकी थी, इनको बख्तरबंद गाड़ियाँ और इस तरह की जो चीज़ें जेल के बाहर लग गई थी। जब वो वहाँ पे एसपी जो है उसने स्पीकर के ऊपर ऐलान किया कि मैं आप तमाम अफराद को ये कहता हूँ कि बाहर से जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर अदारे हरकत में आ गए हैं, आप अपने आप को सरेंडर कर दो। इन लोगों के इनकार के बाद उस बंदे ने फायरिंग का हुक्म दे दिया, वो जो भी अफसर था। आप यकीन करें, लोग ये बताते हैं कि वहाँ पर स्टेडियम में फायरिंग हुई है और उस फायरिंग की जद में आने वाले 7 जो कैदी थे ना, वो हलाक हो जाते हैं। और 8वीं मैंने खबर आपको शहबाज के प्रोग्राम में बताई थी, इस बंदे की भी खबर, शहबाज पिपली ग्राएवाले की भी खबर जो थी ना, वो ये लग गई थी कि अलार्म के अंदर ये भी मारा गया है। लेकिन जब वो लाश उसकी लेकर उधर हॉस्पिटल गए हैं, वो मुर्दा खाना में ले जाकर जब उन्होंने चेक किया है तो उसको फ्रिज में लगाने से पहले उसकी नब्ज़ चल रही थी। मैंने शहबाज के प्रोग्राम में आपको बताया था कि उसको यहाँ पे एक डंडा लगा था सर में, और उसके जानने वाले आपको बताया कि उसके सर को, ये तालू जिसे कहते हैं, उसकी हड्डी टूटी हुई थी, ये ऊपर सर में जो दरमियान में होती है, उसका उस डंडा जो लगा हुआ था ना शहबाज को, उसकी वजह से उसकी वो हड्डी डैमेज हो गई थी। अब सुबह अखबारात ने छाप दिया कि शहबाज पिपली ग्राएवाला अलार्म में मारा गया, लेकिन ये बंदा इतना खुशकिस्मत था कि ये बच गया। 8 बंदों के मरने की खबर अखबार में लगी थी, ये मैंने खुद अंदर पढ़ी थी, और उस वक्त मैं जेल के अंदर था कैंप में जब ये वहाँ पे अलार्म हुआ है। ये भी मैं 92-91 की बात है, 93 सॉरी बात होगी। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि अलार्म के अंदर इनको कितना इख्तियार होता है कि इन्होंने हर हाल में गिनती और अमन कायम करना है। उसके लिए इनको स्ट्रेट अवे अगर ब्रेस्ट भी मारने पड़े ना क्लाशन गोफों के, तो ये दरेग नहीं करते। इतना खूनी अलार्म कि देखा 7 बंदे इन्होंने मार दिए और 8वें को भी मार दिया है, उसको तो अल्लाह ताला की ज़ात बचा गई। तो ये अब्दुल सत्तार राजा साहब जो थे ना, इतने सख्त आदमी थे। इनका एक और अलार्म है, वो मुल्तान जेल के अंदर ना, वहाँ पर 21 बंदे गालबन मरे हुए। मैं जब मुल्तान रहा हूँ तो वहाँ पर ये सारी मैंने कहानी सुनी थी, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगा। थोड़ा ज़रा मैं देख लूँ इसमें क्या हालात वाक़। तो चौधरी मजीद गुजर जो थे ना, उस वक्त वहाँ पर सुपरिटेंडेंट थे, और गुलाम दस्तगीर वहाँ पर जो थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, एग्जेक्टिव की पोस्ट पे वो बैठे हुए थे जिस वक्त ये मुल्तान का ज़रा अलार्म हुआ है। और आप ये देखें, इसको गुड लक कहेंगे, इसको बैड लक कहें। बैड लक इस हवाले से कि दूसरा अलार्म भी आजज साहब के दौर में और 21 बंदे मरे हैं, और गुड लक ये कि आजज साहब के ऊपर कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं हो सका। इतना वो मेरिट वाला आदमी था कि अफसरों ने उसके खिलाफ इंक्वायरी जो है ना वो स्टैंड ली थी कि नहीं, आजज साहब ने अगर करवाया तो ये ज़रूर हालात इस तरह के ही होंगे। तो ये इबरतनाक हमारे पाकिस्तान के अंदर है, जेलों के अंदर ऐसे हो चुका हुआ है। आप ये देख लें कि 7 बंदों को मार देना, यार उन बंदों के पास ना वेपन है ना एमुनेशन है, क्या ख़तरा है आपको? मुझे ये बताएं कि वो लाल मस्जिद में बैठे हुए जहाँ पे आप कह देंगे कि इनके पास जो है वो कीमती हथियार हैं या इनके पास जो नाइट्रोजन बम है, वो जेल के अंदर है, वहाँ पे जो भी चीज़ अंदर है, कोई चाकू, कोई छुरी को काट के, अगर बिल्कुल इंडिया की तरह जेलों में उधर भी ऐसे होता होगा, चम्मच के साथ लोग अपनी सब्जियाँ काटते हैं, बाद को हालात ऐसे आ जाते हैं। वहाँ पे क्या किसी के पास कीमती हथियार कोई होगा या किसी के पास कोई नाइट्रोजन बम है? क्या आप उनके ऊपर फायरिंग ही कर देते हैं और बंदों को ही मार देते हैं? ये बर्बरियत होती है एक सहम को बरकरार रखने के लिए, सारी गवर्नमेंट की मशीनरी होती है। आप ये देखें कि पुलिस बंदे को पकड़ती है डकैती के केस में ना, आपको मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ। ये पता है क्या करते हैं, जिस दिन बंदा शनाख्त परेड पे आ रहा होता है ना, जेलों के अंदर इन्होंने शनाख्त परेड की बारी जो है ना ड्यूटी के अंदर बनाई होती है, और वो मुलजिम को लेकर जब जाते हैं ना तो बारी के अंदर खड़ा कांस्टेबल एक दफा फिर उसको देख लेता है, और वो जो शनाख्त करने वाला बंदा होता है ना उसको दिखाते हैं, वो देखो फलां बंदा जा रहा है, वो एक दफा फिर से देख लेता है। तो किस तरह से वो शनाख्त नहीं करेगा? ये सारी गवर्नमेंट की मशीनरी एक होती है, बाहर की पुलिस और जेल वाले ये अदारे हैं, ये गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं, सारे काम तो गवर्नमेंट के लिए ही कर रहे हैं। तो ये पीछे से सारी वफाक से मशीनरी हिलती है, तब जाकर ये हालात इस तरह के बनते हैं। और मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ, हम लोग क्यों अपने आप को दुरुस्त कर रहे हैं, क्यों मैं एक अच्छाई और एक आपको मैसेज देने की तरफ जा रहा हूँ? यार मैंने जो हालात देख लिए हैं ना, अब ये सदी ख़त्म हो गई है। मेरी बात याद रखिएगा, ये दौर, ये कहानी, ये किस्से अब ख़त्म हो गए हैं, ये माजी का हिस्सा है। मैं माजी आपको बता रहा हूँ ताकि आप आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोच सकें, बेहतर फैसले किया करें, वक्त का तयन करने में कभी गलती ना कीजिएगा, वरना बंदा सारी ज़िंदगी ये सोचता है कि काश उस वक्त मैंने अपना वक्त जो है ना बचा लिया होता तो आज मैं इन सलाखों के पीछे ना होता। जेल इबरत का मुकाम है। मैं जो बात आपको कहता हूँ ना, अगर आप मान लेंगे ना
तो आप मुझे ज़िंदगी में दुआएं देंगे, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो पछताने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।